अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें हम सीखेंगे कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं और इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको डिफ़ाइन करेंगे और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे। तो आएँ चलें लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली कहते किसको हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी बुक में भी ये चीज़ मेंशन्ड है कि बहुत तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं और जिसमें हम लाइट को यूज़ करते हुए डिफरेंट अपने पर्पसेस में उसको बेनिफिशियल बनाते हुए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में जानते हैं, हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में जानते हैं, हमें टेलीस्कोप का पता है, हमें स्पेक्ट्रोमीटर का पता है। इस तरह बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बेस कर रहे होते हैं हमारी लाइट के ऊपर। और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में बेसिकली जब हम लाइट को इस्तेमाल करते हैं तो दो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं लाइट की जिन्हें यूज़ किया जाता है। इनमें से एक प्रॉपर्टी तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है और दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। तो स्टूडेंट्स, फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम किन्हें कहते हैं? ये वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको डिज़ाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इन दो प्रिंसिपल्स पे अगर कोई इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किया जाए तो हम उसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम देते हैं। तो फिर स्टूडेंट्स, हम इसे डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? द instruments which are based on the principles of reflection and refraction। तो स्टूडेंट्स, जो इन दो प्रॉपर्टीज़ की बेस पे डिज़ाइन किए जाएंगे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स, हम उन्हें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का नाम देंगे, जिसमें एक है रिफ्लेक्शन और दूसरा है हमारे पास रिफ्रैक्शन। हम लोग जानते हैं रिफ्लेक्शन का मतलब होता है टकरा के वापस आ जाना, बाउंस बैक करना, और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है उसमें से पास करके आगे चले जाना। तो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने सीखने इस चैप्टर में फर्दर आगे चलते हुए। लेकिन इनको हम सीखने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनका सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम उन्हें अच्छे से जानते होंगे तो फिर हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छे से सीख सकेंगे। तो हमने जो सबसे पहली टर्म है जिसके बारे में हमें स्टूडेंट्स पता होना चाहिए वो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके सामने। इसे स्टूडेंट्स हम लोग एक और नाम भी देते हैं, हम इसे कहते हैं नियर पॉइंट। स्टूडेंट्स, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होगी, तो पहले हम इसे समझ लेते हैं और फिर इसकी डेफिनेशन को प्रॉपर फॉर्म में यहाँ पे लिखते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो और हम उसे देखने की कोशिश करें, तो जैसे आपके पास कोई बुक हो, कोई पेज हो, कोई पेन हो जिसके ऊपर कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है और उसको आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उसको आप अपनी आंखों से कुछ फासले के ऊपर प्लेस करते हैं। अगर आपके पास इस वक्त भी कोई बुक या कोई चीज़ ऐसी मौजूद है और आप उसको पढ़ने की कोशिश करें, तो आप उसको अपने आंखों से कुछ फासले के ऊपर प्लेस करेंगे। और फिर अगर आप देखें तो उसके अगर आप उसको अपनी आंख के करीब लेके आते जाते हैं तो आप उसको अच्छे से डिस्टिंक्टली पढ़ सकते हैं, कोई भी स्टेटमेंट अगर उस पर लिखी हुई है। और लेकिन अगर उसको चलाते चलाते आप आंखों के इतना ज़्यादा करीब ले आएँ तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उस पॉइंट से आगे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को लेके आते जाएंगे तो फिर आपको उस पे लिखी हुई इबारत जो है वो ठीक से पढ़ी नहीं जाएगी, आप उसको सही से रीड आउट नहीं कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स,
हमारी आंख से एक ख़ास फासला होता है। अगर उससे दूर कोई ऑब्जेक्ट लिया जाए तो उसको तो हम अच्छे से देख सकते हैं, उस पे लिखी हुई स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर उस फासले से करीब हम किसी ऑब्जेक्ट को ले आएँ, तो फिर हमारे लिए उसको पढ़ना आसान नहीं रहता, बल्कि वो जो ऑब्जेक्ट है या जो स्टेटमेंट है वो ब्लरी हो जाती है, हम उसको अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाते। तो ये जो कम अज़ कम फासला है, जिस फासले से मज़ीद आगे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ले आएँ तो हम उसको अच्छी तरह से देख नहीं सकते, तो ये कम अज़ कम फासला हमारे पास लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहलाता है। और ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और इससे आगे इन्फिनिटी तक कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद हो तो हम उसको क्लियरली और डिस्टिंक्टिवली देख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट्स, ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या है, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। हमारी बुक में भी इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है और वो स्टेटमेंट क्या है कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या है, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम एन आई एट विच an object appears to be distinct is called least distance of distinct vision। और स्टूडेंट्स, इसका एक और नाम भी है, इसे हम कहते हैं और नियर पॉइंट। ये वो कम से कम फासला होता है जिस फासले पे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दें तो वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियर विजिबल नज़र आ रहा होता है। और इसकी अभी मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे दी कि आपके पास अगर कोई भी रीडिंग मटेरियल मौजूद है और आप उसको अपनी आंख के करीब लेके आते जाएं और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आप उसे सही तरह से पढ़ नहीं पाएंगे, तो वो आपका उससे कुछ पहले जहां पे आप उसे क्लियरली देख सकते हैं वो आपका नियर पॉइंट कहलाएगा। स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर में जो नियर पॉइंट है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी, स्मॉल डी। नियर पॉइंट को स्टूडेंट्स हम इस पूरे चैप्टर के अंदर स्मॉल डी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और एक एवरेज नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए इस डी की जो वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास होती है वो भी हमें पता होनी चाहिए। इस डी की जो वैल्यू है वो है स्टूडेंट्स 25 सेंटीमीटर, यानी एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए जो डी है ये 25 सेंटीमीटर के ऊपर मौजूद होता है। 25 सेंटीमीटर से अगर करीब हम किसी ऑब्जेक्ट को ले आए तो वो ऑब्जेक्ट हमारे लिए डिस्टिंक्ट नहीं रहता, हम उसे प्रॉपर देख नहीं पाते। और एक और चीज़ भी स्टूडेंट्स हमें पता होनी चाहिए कि जब इससे करीब आ जाता है तो हमने देखा कि ब्लरी और फजी सा इमेज बनना शुरू हो जाता है, हमारी आंख उसे प्रॉपरली देख नहीं पाती। अब इसकी ज़रूरी नहीं है कि हर एज के इंसान के लिए ये 25 सेंटीमीटर ही रहे। ये स्टूडेंट्स चेंज होता रहता है विद एज। और आपने देखा होगा कि अगर बहुत सारे लोग हमारे माशरे में हमें ऐसे नज़र आते हैं जो जिनकी एज ज़्यादा है, उन्हें कोई ऑब्जेक्ट पढ़ने के लिए दिया जाता है तो उसको अपनी आंखों से कुछ फासले पे रख के पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये इसलिए होता है कि उनके केस में आंखों का जो लीस्ट डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ कर गया होता है। अब 25 सेंटीमीटर से दूर रखना पड़ता है उन्हें किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो इसका मतलब है ये एक वेरिएबल ऐसा है जो विद रिस्पेक्ट टू एज चेंज होता रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर है और हम सारी कैलकुलेशंस इसको कांस्टेंट रखते हुए ही करेंगे जो कि 25 सेंटीमीटर समझी जाती है। तो ये था स्टूडेंट्स इसमें। लेकिन एक इसके साथ एसोसिएटेड और टर्म भी है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए और वो टर्म है स्टूडेंट्स हमारे पास विजुअल एंगल। विजुअल एंगल क्या होता है? लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हम देखते हैं किसी जगह पे ये
हमारी आंख है, ह्यूमन आई लेट्स सपोज, ये आपको उसका साइड व्यू जो है वो नज़र आ रहा है। और फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे इस आई के बिल्कुल पैरेलल हम एक एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, जिस तरह से मैंने यहाँ पे किया। और फिर इस एक्सिस के ऊपर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो पड़ा हुआ है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम एक एरो की फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स इस वक्त ये ऑब्जेक्ट जो है हमारी आंख पे एक सर्टन एंगल बना रहा होगा। अगर हम उस एंगल को देखना चाहें तो वो एंगल कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमारी आई है और इस आई से इस ऑब्जेक्ट के टॉप तक हमारे पास यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स इस एंगल को इस वक्त मैं नाम दे देता हूँ थीटा का। तो ये वो एंगल है जो हमारे ऑब्जेक्ट ने हमारी आई के साथ यहाँ पे बनाया हुआ है। अब स्टूडेंट्स याद रखना है इस एंगल को हम लोग कहते हैं विजुअल एंगल। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये एक ऐसा एंगल है जो हमारी आंख पे बनाया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट में जब हम आंख से डायरेक्टली उसे देख रहे हो। तो हम इसको डिफाइन किस तरह कर सकते हैं? इट इज द एंगल subtended by an object on unaided eye। अनएडेड आई या स्टूडेंट्स हम इसे कह सकते हैं कि ये नेकेड आई है, यानी हमने आंख के सामने कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्लेस नहीं किया हुआ। जैसे हमारी ग्लासेस हैं तो ग्लासेस भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर ग्लासेस में से देखेंगे जो एंगल बन रहा होगा वो विजुअल एंगल नहीं कहलाता। तो इट इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनएडेड आई या नेकेड आई, इट इज़ कॉल्ड विजुअल एंगल। और फिर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट था, अगर वो दूर था और हम उसे करीब लेके आते जा रहे थे और एक पॉइंट ऐसा आया था कि जिससे आगे हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को लेके आए तो हम प्रॉपर नहीं देख सके थे। तो जिस जगह तक हम उसे प्रॉपर देख सकते हैं वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन था। और उस वक्त हमारे पास जो एंगल बना होगा वो लार्जेस्ट एंगल होता है विजुअल एंगल। उससे बड़ा विजुअल एंगल भी अगर हमारे पास हो जाए तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकते। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आगे चलते हैं और फर्दर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टर्म जो स्टूडेंट्स हमें पता होनी चाहिए वो है मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन। किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन से क्या मुराद होती है? तो स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई एक सादा सी एग्जांपल लेते हैं। स्टूडेंट्स हम लोगों ने सीखा था कि अगर इस तरह से हमारे पास एक बाई कन्वेक्स लेंस मौजूद हो, जिस तरह से यहाँ पे रखा हुआ है, और ये स्टूडेंट्स इसकी फोकल लेंथ हो, प्रिंसिपल फोकस हो, ये 2 टाइम्स है हमारे पास, इसी तरह से ये भी f है और ये हमारे पास स्टूडेंट्स 2f है। और फिर अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट हो और उस ऑब्जेक्ट को हम एक एंड पे प्लेस करके उसका इमेज दूसरी तरफ बनाना चाहें तो किस तरह से बना सकते हैं, ये हम लोगों ने सीखा हुआ है अपनी प्रीवियस क्लासेस में। लेकिन यहाँ पे भी हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि बार बार हमने इसे आगे भी यूज़ करना है। तो लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास इस जगह पे f और 2f के दरमियान में कहीं पे इस जगह पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट को मैं इस तरह से एक एरो के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने सीखा हुआ था कि अगर हम इसका इमेज बनाना चाहें जो हमारे इस लेंस के दूसरी तरफ बनेगा तो वो इमेज हम किस तरह से बना सकते हैं। स्टूडेंट्स हमने सीखा था कि हम एटलीस्ट 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, 2 रेज ऑफ लाइट लेंगे कम से कम। एक पहली रे ऑफ लाइट लेंगे जो इसके टॉप से चलेगी और ये जो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस नज़र आ रहा है जो ब्लू कलर की लाइन लगी है ये बिल्कुल इसके पैरेलल चलेगी और चलते चलते इस लेंस के सेंटर में आएगी। और फिर क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है, एक कन्वेक्स लेंस है, तो ये इसके पाथ को बदल देगा और वो इसके प्रिंसिपल फोकस में से पास करेगी और वो आगे की तरफ चली जाएगी कुछ इस तरह से। और फिर स्टूडेंट्स हमने एक और चीज़ भी देखी थी, दूसरी रे जो हम लोग लेंगे वो भी इसके टॉप से चलेगी लेकिन इस दफ़ा वो हमारे लेंस के बिल्कुल सेंटर में से पास करते हुए आगे की तरफ जाएगी। जैसे अगर मैं ये रे ऑफ लाइट लेता हूँ और इसके सेंटर में से पास कराता हूँ तो एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे ये दोनों रेज आपस में मिल जाएंगी। तो स्टूडेंट्स जिस जगह पे ये दोनों रेज आपस में मिलती हैं उस जगह पे हमारे पास
इमेज बन जाता है। जैसे इस केस में जो इमेज बनेगा स्टूडेंट्स वो यहाँ पे कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा। अगर हम इसको देखें तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्ट को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं कैपिटल ओ के साथ, और इसका जो इमेज बन रहा है यहाँ पे उसे स्टूडेंट्स हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं कैपिटल आई के साथ, और कुछ और लेबलिंग भी कर देते हैं। हमारे ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है हमारे लेंथ से उसे स्टूडेंट्स हम लोग नाम दे देते हैं पी का, और फिर हमारे इमेज का जो डिस्टेंस है हमारे लेंस के साथ हम उसे नाम दे देते हैं क्यू का। और ये स्टूडेंट्स हमें पता है ये जो फोकल लेंथ नज़र आ रही है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है हमेशा स्मॉल एफ के साथ। प्रिंसिपल फोकस का लेंस के साथ जो फासला होता है वो ये होता है। अब स्टूडेंट्स अगर इसको गौर से देखें और हम अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए इस टॉपिक को जहन में लाएं तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था और उस ऑब्जेक्ट का इमेज बना है जो लेंस के दूसरी तरफ बना है। अब लेंस के दूसरी तरफ बनने का मतलब ये होता था, अगर हम याद करें, कि हमारा जो इमेज बन रहा है वो एक रियल इमेज है, क्योंकि लेंस में से लाइट ने रिफ्रैक्ट होकर दूसरे एंड पे आना था, और वो रिफ्रैक्शन के बाद जब यहाँ पे आई तो जो इमेज बना वो एक रियल इमेज था। लेकिन रियल के साथ साथ अगर आप उस एरो हेड को देखें और इस एरो हेड को देखें तो ये इन्वर्टेड है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो हमारे पास रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, जैसे कि हमें यहाँ पे फिगर में नज़र आ रहा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम एक चीज़ डिफाइन कर सकते हैं जिसे हम लोग नाम देते हैं मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन क्या होती है कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को और इस इमेज को दोनों को यहाँ पे देखते हैं तो हमें फिजिकली एक फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज़ हमारे इमेज के साइज़ से कम है। हमारा इमेज जो बन रहा है यहाँ पे वो मैग्नीफाइड है, वो बड़ा है एज़ कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट। तो फिर हम इसमें ये चीज़ भी साथ में ऐड कर लेंगे कि इस केस में जो हमारे पास इमेज बन रहा है एक तो वो रियल है, दूसरा वो इन्वर्टेड है, और तीसरा वो मैग्नीफाइड है, यानी साइज ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट्स मैग्निफिकेशन भी यही होती है कि हमारे पास जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा करके दिखा रहा है, ये मैग्निफिकेशन कहलाती है। तो स्टूडेंट्स हम उसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या है। स्टूडेंट्स मैग्निफिकेशन क्या है? इट इज द रेशो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हम स्टूडेंट्स इमेज के साइज को ऑब्जेक्ट के साइज पे डिवाइड कर देते हैं, तो जो आंसर हमारे पास आता है उसे हम लोग मैग्निफिकेशन का नाम देते हैं। ये है हमारी स्टूडेंट्स मैग्निफिकेशन। ये मैग्नीफाइंग पावर नहीं है, ये मैग्निफिकेशन है। स्टूडेंट्स इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम के साथ। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग देख सकते हैं कि जो साइज ऑफ द इमेज है उसे हमने आई के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, और जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है उसे ओ के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो फिर स्टूडेंट्स हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये एम इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय ओ। ये स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे मैग्निफिकेशन आ जाएगी, और इस मैग्निफिकेशन को स्टूडेंट्स हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ये मैग्निफिकेशन की एक डेफिनेशन थी हमारे पास, इसकी एक और डेफिनेशन भी है हमारे पास। इस जगह पे जो हम लोग देख रहे हैं वो साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। अब इसमें एक और चीज़ है, अब देखें ज़रा, जो डिस्टेंस है जो ऑब्जेक्ट का उसे हमने पी के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, और जो डिस्टेंस है इमेज का उसे हमने क्यू के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होता जाता है वैसे वैसे साइज भी चेंज होता जाता है। अगर हम लोग इसी चीज़ को फिर प्रोपोर्शनल रिलेशन में देखें तो हम साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की बजाय डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक और डेफिनेशन हो जाएगी जिसमें हम सिर्फ जो साइज लिखा हुआ है इसको रिप्लेस कर देंगे डिस्टेंस के साथ। तो स्टूडेंट्स एक और मैग्निफिकेशन की जो डेफिनेशन है वो हम यहाँ पे
लिखते हैं और वो क्या है, इट इज द रेशो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज to the distance of object from the lens. लेंस। और स्टूडेंट्स फिर यहाँ पे इसकी अगर हम डेफिनेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम रिप्रेजेंट इसे अभी भी m के साथ करेंगे, और जो हमारे पास इमेज का डिस्टेंस है उसे क्योंकि q के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है उसे p के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो m है वो q ओवर p के बराबर आ जाएगा। ये हमारे पास मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट्स m इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय o भी लिखा जा सकता है, और m इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय p भी लिखा जा सकता है। ये दोनों जो हैं वो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और इस मैग्निफिकेशन को थोड़ा और अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने थोड़ी देर पहले डेफिनेशन सीखी थी कि विजुअल एंगल क्या होता है, तो स्टूडेंट्स उसी विजुअल एंगल के साथ हम मैग्निफिकेशन को भी रिलेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज उसी एग्जांपल को स्टूडेंट्स हम यहाँ पे थोड़ा सा इलेबोरेट करके देखते हैं। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे एक एक्सिस लेता हूँ और इस एक्सिस के स्टार्ट पे हमारे पास आई है जहाँ पे जहाँ से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इस जगह पे प्लेस किया गया है, यहाँ पे पड़ा हुआ। तो स्टूडेंट्स इस वक्त अगर हम इसका विजुअल एंगल देखना चाहें तो हम लोग किस तरह से देखेंगे, ये देखिएगा हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से करके जो टॉप तक जाती है, और ये स्टूडेंट्स इस वक्त हमें विजुअल एंगल नज़र आ रहा है। अब स्टूडेंट्स अगर हमारे पास यही अरेंजमेंट हो लेकिन कुछ इस तरह से, देखिएगा मैं दोबारा से यही फिगर ड्रॉ करता हूँ। ये हमारी आंख है ऑब्जर्वर की, और स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास इस वक्त ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था, हम इस ऑब्जेक्ट को अपनी आई के थोड़ा सा करीब ले आते हैं। देखें जैसे मैं यहाँ पे लेके आया, इसको थोड़ा सा करीब ले आए, और इस वक्त अगर बनने वाला विजुअल एंगल देखें तो हमें ये विजुअल एंगल कुछ इस तरह से बनता हुआ नज़र आ रहा होगा, और इस एंगल को भी अगर मैं थीटा प्राइम का नाम दे दूं तो स्टूडेंट्स आप ज़रा गौर से देखिएगा, जो थीटा है और थीटा प्राइम है, अगर हम इन दोनों के दरमियान में रिलेशन देखते हैं यहाँ पे तो हमें नज़र आ रहा है कि थीटा प्राइम इज़ ग्रेटर देन थीटा। जैसे हम लोगों ने डिस्टेंस कम किया है वैसे विजुअल एंगल जो है वो इंक्रीज कर गया। हमारा ऑब्जेक्ट जब आई के करीब आ रहा है तो उसका बनने वाला विजुअल एंगल ज़्यादा होता जा रहा है, और विजुअल एंगल ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है दैट अपीयर्स लार्जर, हमें अब जो ऑब्जेक्ट है वो पहले से बड़ा नज़र आ रहा होगा, क्योंकि जैसे जैसे करीब आता जाता है वैसे वैसे बड़ा होता जाता है। अगर हम इस पेन की ही एग्जांपल लें, अगर इस पेन को हम आँख के करीब लेके आते जाते हैं तो ये हमें पहले से ज़्यादा बड़ा नज़र आता है। क्यों बड़ा नज़र आता है? क्योंकि उसका विजुअल एंगल इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो स्टूडेंट्स विजुअल एंगल इंक्रीज़ करने का मतलब ये होता है कि हम अपने ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके देख रहे हैं। मैग्नीफिकेशन विजुअल एंगल के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होती है। लेकिन स्टूडेंट्स हमने अभी थोड़ी देर पहले ये चीज़ भी सीखी थी कि हम लोग जब इस तरह से करते हैं तो एक टाइम ऐसा भी आता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को अपनी आंख के इतना ज़्यादा करीब ले आते हैं कि फिर हम उसे प्रॉपर देख नहीं सकते। करीब लाने का मतलब ये है विजुअल एंगल तो हम लोगों ने इंक्रीज़ कर दिया, लेकिन विजुअल एंगल इंक्रीज़ करने के बाद एक प्रॉब्लम आ गई कि अब हम उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख नहीं पा रहे क्योंकि वो नियर पॉइंट से भी ज़्यादा करीब आ गया। तो विजुअल एंगल बढ़ाने का इसके बाद हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो हमें ब्लरी नज़र आना शुरू होगा। इसका मतलब है कि विजुअल एंगल भी आप एक सर्टन जो है एस्पेक्ट वहाँ तक इंक्रीज़ कर सकते हैं, और वो क्या है, वो है लीस्ट डिस्टेंस तक। अगर लीस्ट डिस्टेंस से मज़ीद करीब ले आएंगे तो विजुअल एंगल तो बढ़ जाएगा, मैग्नीफिकेशन तो बढ़ जाएगी, लेकिन वो मैग्नीफिकेशन हमारे किसी काम की नहीं है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लरी वहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाएगा। तो फिर स्टूडेंट्स इस केस में
हम लोग क्या करें? अगर हम लोग फर्दर विजुअल एंगल इंक्रीज करना चाहते हैं तो फिर हम अपने ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। तो फिर उसका सलूशन क्या है? उसका सलूशन ये है कि हम अपने ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली अनएडेड आई से ना देखें, बल्कि हम लोग कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अपने ऑब्जेक्ट और आई के दरमियान में प्लेस कर दें। ये चीज़ डिटेल में इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, लेकिन अभी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, यही हमारे पास एक्सिस है और हमने देखा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस यानी डी के ऊपर पड़ा हुआ होगा तो हमारी आंख उसे क्लियरली देख सकती है, लेकिन यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रख के उसे लीस्ट डिस्टेंस पे तो ले आए हैं, लेकिन अगर हम अपने इस ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस से भी आगे ले जाएं, मतलब इसे हम और आगे ले जाते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, मैंने अपने इस ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस से भी कुछ आगे प्लेस कर दिया, जैसे कि मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट जब इस आंख से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो विजुअल एंगल तो फर्दर इंक्रीज कर चुका है, वो हमें नजर आ रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट अब हमारे पास क्लियरली हमें नजर नहीं आएगा। अब इसको देखने के लिए हम एक और यहाँ पे मामला कर सकते हैं, और वो क्या है कि अपनी आंख और इस ऑब्जेक्ट के दरमियान में एक लेंस प्लेस कर दें। हम इसे डिटेल में स्टूडेंट्स आगे जाके देखेंगे। जब ये लेंस प्लेस कर देते हैं और ये ऑब्जेक्ट इस लेंस की फोकल लेंथ के अंदर ही मौजूद होता है, तो फिर ये क्या करता है कि ये इस ऑब्जेक्ट का एक वर्चुअल इमेज बना देता है। वो जो वर्चुअल इमेज बनेगा, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, वो वर्चुअल इमेज सिर्फ समझने के लिए हम लोग कह रहे हैं कि वो इस जगह पे ही बन जाता है जो कि लीस्ट डिस्टेंस है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम विजुअल एंगल देखें, वो तो इंक्रीज कर गया और हमारा जो ऑब्जेक्ट है अब उसका साइज जो है वो हमारे पास पहले से भी ज्यादा बड़ा अपीयर हो रहा होगा। तो अब इन दोनों चीजों में क्या फर्क नजर आ रहा है कि हम लोग विजुअल एंगल बढ़ा के मैग्निफिकेशन बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा, लेकिन लीस्ट डिस्टेंस पे आने के बाद हम फर्दर मैग्निफिकेशन नहीं बढ़ा सकते बाय इंक्रीजिंग द विजुअल एंगल, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो लीस्ट डिस्टेंस से करीब आ जाता है। लेकिन हम फिर भी अपने ऑब्जेक्ट को फर्दर आगे ले जाते हैं। जब फर्दर आगे लेके जाएंगे ब्लरी हो जाएगा और हम एक लेंस प्लेस कर देंगे जो उसका इमेज फिर पीछे ले जाएगा और इमेज दोबारा से लीस्ट डिस्टेंस पे बन जाएगा, लेकिन अब वो विजुअल एंगल पहले से बड़ा हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, इस केस में इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ने दोबारा से हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को इमेज की फॉर्म में हमें दिखा दिया और ये हमें क्लियरली विजिबल होगा। अब इस चीज़ को हम लोग ये जो अरेंजमेंट है इसको हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है, जिसे सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस केस में हम लोग क्या कहते हैं कि ये वो एंगल था जो हमारे ऑब्जेक्ट ने बनाया जब इसे हम लोग देख रहे थे नेकेड आई से, अनएडेड आई से। स्टूडेंट्स, इस एंगल को हम लोग नाम दे देते हैं अल्फा का, और ये वो एंगल है जो हमारे ऑब्जेक्ट ने बनाया जब हमने उसे किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखा था। इस एंगल को स्टूडेंट्स हम लोग नाम दे देते हैं बीटा का। तो ये दो एंगल्स हैं हमारे पास, एक इमेज का बनाया हुआ एंगल और एक है हमारे पास ऑब्जेक्ट का बनाया हुआ एंगल। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों को याद रखना है। हम देख भी सकते हैं कि ये वाला एंगल बीटा जो है हमारे एंगल अल्फा से बड़ा है। तो इस केस में स्टूडेंट्स फिर हम मैग्निफिकेशन को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं और इसकी एक और टाइप को यहाँ पे डिफाइन करते हैं, जिसे हम लोग स्टूडेंट्स नाम देते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन का। एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो स्टूडेंट्स, एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है? ये है अगर हम लोग कंपेयर करें एक ऑब्जेक्ट की मैग्निफिकेशन को, एक ऑब्जेक्ट के विजुअल एंगल को व्हेन सीन थ्रू एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू द सीन थ्रू अनएडेड या नेकेड आई। तो स्टूडेंट्स, हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशो ऑफ एंगल subtended by an image as seen through an optical
instrument to the angle subtended by an object as seen through an unaided eye। तो स्टूडेंट्स इसकी रेशियो जो है हमारे पास वो एंगुलर मैग्निफिकेशन कहलाती है। और स्टूडेंट्स इस एंगुलर मैग्निफिकेशन को भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम के साथ। और स्टूडेंट्स ये रेशियो होती है बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा। और अल्फ़ा और बीटा के दरमियान हमने फ़र्क अभी कुछ देर पहले जान लिया कि बीटा वो एंगल है जो हमारे इमेज ने बनाया है और अल्फ़ा वो एंगल है जो हमारे ऑब्जेक्ट ने बनाया। और स्टूडेंट्स ये जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है इसी का जो दूसरा नाम है हमारे पास वो है मैग्नीफाइंग पावर। यानी इससे हम लोग बताते हैं कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी मैग्निफिकेशन कितनी है, उसकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी है। तो ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने दो टर्मिनोलॉजीज और सीख ली। एक हम लोगों ने मैग्निफिकेशन सीख ली जिसका दूसरा नाम लीनियर मैग्निफिकेशन है, और एक एंगुलर मैग्निफिकेशन सीख ली जिसका दूसरा नाम जो है वो मैग्नीफाइंग पावर है। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और एक और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी सीखते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है रिजॉल्विंग पावर। बड़ी ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमने देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके देखा जा सकता है, बड़ा करके देखा जा सकता है। हमने देखा कि किसी ऑब्जेक्ट को करीब लेके आते जाएं तो उसका विजुअल एंगल इंक्रीज़ हो जाता है, और विजुअल एंगल इंक्रीज़ करने का मतलब ये होता है कि मैग्नीफिकेशन इंक्रीज़ हो रही है। जैसे आपकी बुक की भी फिगर 9.2 के अंदर यही चीज़ दिखाई गई है कि ऑब्जेक्ट को जब हम आँख के करीब लेके आते हैं तो हमारी आँख भी एक लेंस की तरह बिहेव करती है, और जो रेटिना के ऊपर हमारा इमेज बन रहा होता है उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। तो उसी तरह से ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखा जा सकता है। लेकिन हमने देखा कि जब लीस्ट डिस्टेंस से आगे ले जाते हैं हम किसी ऑब्जेक्ट को, तो फिर वो मैग्नीफाई तो हो जाता है क्योंकि उसका विजुअल एंगल तो अब भी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वो मैग्नीफिकेशन हमारे किसी काम की नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उस मैग्नीफिकेशन में क्लैरिटी नहीं है, हम अपने ऑब्जेक्ट को अच्छे अंदाज में देख नहीं पाते। अगर कोई लिखी हुई चीज़ है हम उसे उसे पढ़ नहीं पाते। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीफिकेशन अकेली हमारे लिए उतनी ज़्यादा सूदमंद बाज़-औक़ात साबित नहीं होती जितनी हम चाहते हैं। तो फिर वहाँ पे एक और चीज़ आती है जिसे हम लोग कहते हैं रिज़ॉल्विंग पावर। रिज़ॉल्विंग पावर क्या है स्टूडेंट्स? रिज़ॉल्विंग पावर होती है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखें तो वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट उसको कितना वाज़े करके, कितना क्लैरिफ़ाई करके, और उसकी जो माइनर डिटेल्स हैं उसको कितना एक दूसरे से अलग कर के हमें दिखा सकता है। इस एबिलिटी को हम लोग रिज़ॉल्विंग पावर कहते हैं। कि जैसे हम लोगों ने कोई फ़ोटोग्राफ लिया है अगर किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को लेते हुए, तो हम उस फ़ोटोग्राफ को जितना मर्ज़ी मैग्नीफाई कर सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि अगर हमने कोई ऐसा फ़ोटोग्राफ लिया है जो किसी ऐसे कैमरे से लिया है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी रेज़ोल्यूशन कम है, तो जब हम उसके इमेज को मैग्नीफाई करके देखते हैं तो इमेज की जो क्लैरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। लेकिन अगर हम किसी ऐसे कैमरे से लिए गए इमेज को मैग्नीफाई करते हैं जिसकी रेज़ोल्यूशन कहा जाता है कि ज़्यादा है, तो फिर उसको मैग्नीफाई करने पे भी इमेज की क्लैरिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। तो ये उसकी मैग्नीफाइंग पावर के साथ-साथ रिज़ॉल्विंग पावर को डिपिक्ट कर रही होती है। तो किस तरह से हम लोग रिज़ॉल्विंग पावर को डिफ़ाइन कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स ये क्या है? इट इज़ द ability of an optical instrument to reveal the minor details of an object under
एग्जामिनेशन। कोई ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं यूजिंग एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो उसकी जो एबिलिटी है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की कि उसकी माइनर डिटेल्स को कितना अच्छा करके हमें दिखा रहा है, ये उसकी रिजॉल्विंग पावर कहलाती है। अब स्टूडेंट्स ये तो थी इसकी एक फिजिकल डेफिनेशन। हम इसको टेक्निकली किस तरह से देख सकते हैं? लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाता हूँ कुछ इस फॉर्म में, और स्टूडेंट्स इससे कुछ फासले पे, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ फासले पे एक और ऑब्जेक्ट बना दिया। अब स्टूडेंट्स ये दोनों ऑब्जेक्ट्स लेट्स सपोज एक ही एक्सिस के ऊपर पड़े हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने देख लिया, और यहाँ पे एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम इसे देख रहे हैं। अब स्टूडेंट्स ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट एंगल्स बना रहे होंगे, इनके विजुअल एंगल्स डिफरेंट होंगे। अगर स्टूडेंट्स मैं इसका विजुअल एंगल बनाता हूँ कुछ यहाँ से यहाँ तक, तो इसके विजुअल एंगल को यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ लेट्स सपोज स्टूडेंट्स अल्फा 1 का। और इसी तरह से अगर मैं दूसरे ऑब्जेक्ट के बनने वाले एंगल की बात करूँ तो वो स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से बनेगा कि मैं इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ और इधर तक पहुँचाता हूँ। ये जो एंगल स्टूडेंट्स हमारे पास बन रहा होगा इसे हम लोग अल्फ़ा 2 का नाम दे देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि जो अल्फ़ा 1 हमें नज़र आ रहा है दैट इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा 2। जितना ऑब्जेक्ट हमारा सोर्स से दूर चलता चला जाएगा उतना ही उसका विजुअल एंगल भी कम हो जाता है, और ये हम पहले भी सीख चुके हैं और यहाँ पे हमें नज़र भी आ रहा है कि देखिए इसकी लाइन ऊपर की तरफ है, अल्फ़ा 1 इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा 2। अगर स्टूडेंट्स मैं इनके दरमियान डिफरेंस को निकालूं, मैं उसे अल्फ़ा का नाम दे देता हूँ, तो स्टूडेंट्स वो अल्फ़ा किसके इक्वल होगा? अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2, ये अल्फ़ा होगा। और फिर स्टूडेंट्स अगर हम उसको इस फिगर के अंदर देखना चाहें तो इस फिगर के अंदर भी हम लोग देख सकते हैं ये जो एंगल हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है वो एंगल ये है जिसे हम लोगों ने अल्फ़ा कहा है, जो इन दोनों के डिफरेंस को इस जगह पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स इस वक्त अगर मैं आपसे कहूँ कि हम फिजिकल अपनी आंख से ही इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फ़र्क देखें, तो क्या हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हैं? तो बिल्कुल हमें ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक फासले पे पड़े हुए अलग-अलग नज़र आ रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के करीब लेके आते जाएं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को जो कुछ फासले पे पड़े हुए थे मैं करीब लेके आता हूँ। कैसे? लेट्स सपोज ये जो ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ था इसको मैं एग्जैक्टली यहीं पे रहने देता हूँ। ये हमारा पहले वाला ऑब्जेक्ट था, और ये दूसरे वाला ऑब्जेक्ट है इसको मैं उठा के करीब ले आता हूँ। देखें जैसे मैंने कुछ इतने फासले पे रख दिया। अब स्टूडेंट्स इस वक्त दोनों के एंगल्स फिर से ड्रॉ करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स एक एंगल जिसे हमने अल्फ़ा 1 का नाम दिया हुआ था वो यहाँ से बनेगा, और जो दूसरा एंगल था जिसे हमने अल्फ़ा 2 का नाम दिया वो ये वाला बनेगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास अल्फ़ा 1 और ये जो एंगल हमारे पास बन रहा है ये अल्फ़ा 2, और इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो अल्फ़ा होगा यहाँ पे। ये एंगल है स्टूडेंट्स हमारे पास अल्फ़ा। अब आप देख रहे हैं कि ये जो अल्फ़ा है ये अब पहले से छोटा हो गया। यहाँ पे अल्फ़ा का जो साइज़ आपको नज़र आ रहा है ये बड़ा था, दैट वाज ग्रेटर। लेकिन जो यहाँ पे हमें अल्फ़ा नज़र आ रहा है इसका साइज़ जो है वो पहले से छोटा नज़र आ रहा है। अब स्टूडेंट्स ये चीज़ हम इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे जैसे ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के करीब आते जाएंगे, ये जो अल्फ़ा है जो इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस है ये डिफरेंस कम होता चला जाएगा। अब स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि हम अपनी विजुअल ये जो आई है हम इससे ही इसे विजुअलाइज करने की कोशिश करें, और स्टूडेंट्स ऐसे हो कि ये जो दो ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब लें, इतना करीब लें जैसे यहाँ पे लेट्स सपोज स्टूडेंट्स ये एक ऑब्जेक्ट था और इसके बिल्कुल साथ यहाँ पे हम दूसरा ऑब्जेक्ट ले आते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमारी आंख इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करके देख पा रही है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों के दरमियान जो एंगल्स का डिफरेंस है वो दिखाएं तो वो एंगल्स का डिफरेंस बहुत कम हो जाएगा, बहुत छोटा होगा वो एंगल्स का डिफरेंस, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि अब तकरीबन ये एंगल्स एक दूसरे के बराबर ही होते चले जा रहे हैं। ये अल्फ़ा 1 है हमारे पास और ये स्टूडेंट्स हमारे पास अल्फ़ा 2 आ जाएगा, और इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो बहुत छोटा है जो इन दोनों के डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम इनको करीब लेके आते जाएं और एक ऐसे मौके पे पहुंच जाएं कि हमारी आंख इन दोनों को एक दूसरे से अलग करके डिस्टिंग्विश करके देख ही ना पाए,
तो ये ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा करीब हो जाएंगे। उससे कुछ देर पहले जो एंगल था, जो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा था कि जिस एंगल पे हम लोग इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से अलग अलग देख सकते हैं, हम उस एंगल को स्टूडेंट्स नाम देते हैं अल्फ़ा मिनिमम का। यानी अल्फ़ा मिनिमम, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं, अल्फ़ा मिनिमम का अगर बात की जाए कि अल्फ़ा मिनिमम क्या है, तो स्टूडेंट्स अल्फ़ा मिनिमम ये वो कम अज़ कम एंगल होता है जो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर आता है, कि वो जिस पे हम दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से अलग अलग देख पाते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम इन ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब लें, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके बिल्कुल साथ ये मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट भी बना दिया, अब अगर हम लोग देखना चाहें तो हमारी आँख हमें ये नहीं बताएगी कि ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारी आँख बता रही है कि ये एक ही ऑब्जेक्ट है। यानी जब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स इतना एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो हमारी आँख अब इसे रिजॉल्व नहीं कर सकती, इसकी माइनर डिटेल्स को नहीं बता सकती, एक दूसरे से अलग अलग करके इन्हें नहीं दिखा सकती। लेकिन यहाँ पे हमारी आँख इनको एक दूसरे से अलग करके दिखा रही थी। और ये सिर्फ हमारी आँख के लिए नहीं है, किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए ऐसे हो सकता है। तो अल्फ़ा मिनिमम स्टूडेंट्स फिर क्या हुआ? अल्फ़ा मिनिमम ये वो कम अज़ कम एंगल होता है जिस एंगल पे हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमारे दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से अलग अलग करके दिखा सके। तो स्टूडेंट्स अब आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर अल्फ़ा मिनिमम की वैल्यू कम है और कम होने के बावजूद भी वो दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं हमें एक दूसरे से अलग अलग नज़र आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि हमारा वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसने बहुत अच्छे से इसको रिजॉल्व कर लिया, यानी हमें दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से अलग अलग करके दिखा दिए। तो स्टूडेंट्स जो रिजॉल्विंग पावर है, अगर उसको इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा मिनिमम डिफ़ाइन किया जाए तो ये टेक्निकली बहुत ही एक अच्छी हमें इसकी क्वांटाइजेशन मिल जाती है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर आप किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर देखना चाहते हैं तो आप क्या करें? आप देखें कि वो कौन से दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको वो एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करके दिखा सकता है। तो उनके एंगल्स का जो डिफरेंस होगा, जो अल्फ़ा मिनिमम, वो जितना ज़्यादा होगा, जैसे ऊपर वाले केस में हमें नज़र आ रहा है, उतनी रिजॉल्विंग पावर कम हो जाएगी। और ये जितना कम होता जाएगा उतनी ही रिजॉल्विंग पावर हमारी ज़्यादा होती जाएगी। तो स्टूडेंट्स फिर हम लोग इस तरह से कुछ लिख सकते हैं कि अगर रिजॉल्विंग पावर को हम लोग रिप्रेजेंट करें कैपिटल आर के साथ, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, ये कैपिटल आर जो है रिजॉल्विंग पावर, ये अल्फ़ा मिनिमम का रेसिप्रोकल होता है हमारे पास। यानी अल्फ़ा मिनिमम जितना कम होता जाएगा हमारे इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर उतनी ही ज़्यादा होती चली जाएगी। और फिर स्टूडेंट्स अगर हम अल्फ़ा मिनिमम की बात करें तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये इक्वल है d डिवाइडेड बाय 1.22 इंटू लेमडा। यानी यहाँ से अगर हम अल्फ़ा मिनिमम की बात करें तो स्टूडेंट्स अल्फ़ा मिनिमम इक्वल होता है 1.22 लेमडा डिवाइडेड बाय डी। ये स्टूडेंट्स हमारे पास अल्फ़ा मिनिमम का फॉर्मूला है जो हम लोगों ने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया तो हमें ये रिजॉल्विंग पावर मिल गई। अब स्टूडेंट्स इस रिजॉल्विंग पावर में हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंस रख रही हैं। सबसे पहले देखें, अगर हम लोग चाहें कि हमारी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा हो जाए किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, तो हमें उसका अपर्चर डायामीटर इंक्रीज़ करना चाहिए। जितना डायामीटर या अपर्चर स्टूडेंट्स ज़्यादा हो जाएगा उतनी ही रिजॉल्विंग पावर हमारे इंस्ट्रूमेंट की ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आप अपर्चर को इंक्रीज़ कर देते हैं तो जो लाइट उसके अंदर एंटर हो रही है वो लाइट ज़्यादा हो जाती है। तो जितनी ज़्यादा लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर आएगी उतना ही ज़्यादा क्लियर इमेज बनाने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। और दूसरी चीज़ है स्टूडेंट्स वेवलेंथ। अब वेवलेंथ का देखें, इन्वर्स रिलेशन नज़र आ रहा है। अगर हम रिजॉल्विंग पावर बढ़ाना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स हमें नज़र आ रहा है कि हमें वेवलेंथ को कम करना पड़ेगा। जितनी वेवलेंथ हम कम करते चले जाएंगे उतनी हमारी रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज़ होती जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास रिजॉल्विंग पावर कि अगर हम चाहें कि किसी इंस्ट्रूमेंट से हम कोई इमेज जो बना रहे हैं वो बहुत क्लेरिफाई होके, बहुत साफ़ सुथरा होके,
बहुत वाज़े नज़र आए तो हम उसकी रेजोल्यूशन को बढ़ा दें, और उसको बढ़ाने का तरीका यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे हमने पढ़े हैं, उनमें एक इंस्ट्रूमेंट हमने सीखा था कि ग्रेटिंग क्या होती है, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होती है। तो स्टूडेंट्स डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग या ग्रेटिंग में हम डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट्स जो होती हैं उनको एक दूसरे से अलग अलग करके भी देख सकते हैं। लेकिन हमारे पास ग्रेटिंग की भी एक रिजॉल्विंग पावर होगी कि कितना डिफरेंस हो दो वेवलेंथ्स के दरमियान कि उससे वो डिस्टिंग्विश कर सके। तो स्टूडेंट्स हमारी बुक में उसका भी फॉर्मूला लिखा हुआ है जिसे हम लोगों ने सीखना है कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ ग्रेटिंग किसके इक्वल होती है स्टूडेंट्स। ये इक्वल होती है लेम्डा डिवाइडेड बाय डेल्टा लेम्डा, या इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है लेम्डा डिवाइडेड बाय लेम्डा 1 माइनस लेम्डा 2। अब स्टूडेंट्स अगर हम किसी भी ग्रेटिंग की रिजॉल्विंग पावर की बात करें तो उसका मतलब ये है कि वो इन दो वेवलेंथ्स को, ये जो दो डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट्स हमारे पास मौजूद हैं, क्या वो इनको डिस्टिंग्विश करके हमें बता सकती है या नहीं बता सकती। स्टूडेंट्स वो याद कर लेते हैं हम थोड़ा सा कि अगर हमारे पास इस तरह से एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती थी और हम उसमें से कोई लाइट पास कराते थे, फॉर एग्जांपल ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है और ये आगे उसका एक स्केल बना हुआ है और हम लोगों ने इसमें से एक लाइट जो थी वो पास कराई। जब लाइट इसमें से पास करती है तो वो सर्टन एंगल पे बेंड हो जाती है। अगर हम इसके इस स्केल पे देखें और हमें एक ही जगह पे लाइट नज़र आ रही हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक मोनोक्रोमेटिक लाइट थी। लेकिन लेट्स सपोज अगर हमें यहाँ पे दो जगह पे लाइट नज़र आ रही हो तो इसका क्या मतलब है कि जो लाइट पीछे से आ रही थी इसमें दो वेवलेंथ्स मौजूद थी, और एक वेवलेंथ को अगर हम लेम्डा 1 कह देते हैं और एक वेवलेंथ को लेम्डा 2 कह देते हैं तो ये दो वेवलेंथ्स हमारे पास मौजूद थी। लेकिन अगर हमारे पास ये जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है वो इस तरह की हो कि वो इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस ना कर सके, यानी ये दो इतने फासले की बजाय बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएं, तो हम ये नहीं बता सकेंगे कि वो दो डिफरेंट लाइट्स थी या एक सिंगल लाइट थी, तो फिर उसकी रिजॉल्विंग पावर जो है वो कम होगी। तो वही चीज़ स्टूडेंट्स यहाँ पे बताई जा रही है कि रिजॉल्विंग पावर जो है एक ग्रेटिंग की वो इस फॉर्मूले से हम लोग देख सकते हैं। अब इसको एक और अंदाज से भी इसी फॉर्मूले को रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि हमारे पास जो रिजॉल्विंग पावर है एक ग्रेटिंग की वो इक्वल होती है n टाइम्स m। अब ये n टाइम्स m क्या है स्टूडेंट्स, ये जो n है ये है नंबर ऑफ रोलिंग्स ऑन द ग्रेटिंग। हमने देखा था कि ग्रेटिंग क्या होती है कि हमारे पास एक ग्लास की स्लैब है और ग्लास की स्लैब के ऊपर हम लोगों ने स्क्रैचेस लगाए होते हैं, रूलिंग्स लगाई होती हैं, जिनकी वजह से उसके अंदर एक स्मॉल स्लिट्स बन जाती हैं। तो ये नंबर ऑफ रूलिंग्स को रिप्रेजेंट कर रही है। डिटेल में अगर आपने देखना है तो हमने इसको प्रीवियस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया हुआ है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के आर्टिकल के अंदर, और इसमें जो m है ये mth ऑर्डर डिफ्रैक्शन है, ये भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स ये दो फॉर्मूले आप लोगों ने याद रखने हैं अगर हमसे रिजॉल्विंग पावर के बारे में पूछा जाए किसी भी जनरल इंस्ट्रूमेंट की, जैसे हमारे पास ह्यूमन आई है या हमारे पास कोई कैमरा है या हमारे पास कोई एक लेंस है, तो हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं उसके रिजॉल्विंग पावर के लिए। और अगर हम ग्रेटिंग की बात करें तो उसके लिए हमें ये वाले फार्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का पहला लेक्चर चैप्टर नंबर 10 का, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि मैग्नीफिकेशन क्या होती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या होता है। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमने बार बार इनको यूज़ करना है। उम्मीद है आपने इनको अच्छे से समझ लिया होगा, सीख लिया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।